शेख चिल्ली का हुक्का। हाफिज़ नूरानी शेख चिल्ली के पुराने दोस्त थे। नार रोल में उनका कारोबार था। बीवी नहीं थी। बड़ी हवेली में बेटे और बहू के साथ रहते थे। बेटे को दूल्हा बने 7 बरस बीत चुके और बहू की गोद ना भरी। तो हाफिज़ साहब को फ़िक्र हुई कि या खुदा, ख़ानदान का नाम आगे कैसे चलेगा। उन्होंने एक ख़त शेख चिल्ली को लिखकर राय मांगी। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र के किसी पीर के मुरीद थे। कोसों दूर होने के बावजूद थोड़े थोड़े अरसे बाद वहाँ आते जाते रहते थे। बस एक दिन हाफिज़ नूरानी को बेटे बहू के साथ ले गए। पीर साहब काफ़ी पहुँचे हुए पीर थे। उन्होंने बहू को कुछ पढ़कर पानी पिलाया और एक तावीज़ उसके बाजू पर बांधकर बोले, परवरदिगार ने चाहा तो इस बरस आरज़ू पूरी होगी। पीर साहब की दुआ का असर दुआ एक बरस बीतते ना बीतते बहू के पांव भारी हो गए। वक्त आने पर चांद से बेटे ने जन्म लिया। हाफिज़ साहब का आंगन खुशियों से भर उठा। हाफिज़ नूरानी की खुशियों का पारावार ना था। तुरंत जश्न का इंतज़ाम होने लगा। इसमें शेख चिल्ली को ख़तौर से बुलाया गया। शेख चिल्ली को दावतनामा मिला और बड़े खुश हुए। बेगम से बोले, तुरंत चलने की तैयारियां करो। तैयारियां क्या करूं? बेगम तुनक्कर बोली, न टांग के कपड़े हैं, न तन पर एक गहना। तुम्हारे पास तो फूटी पुरानी जूतियां भी हैं, मेरे पास तो वे भी नहीं। अगर ऐसे हाल में वहाँ गए तो खांसी हंसाई होगी। शेख चिल्ली खामोश हो गए। बेगम की एक एक बात सच थी। हाफिज़ नूरानी नार रोल के बड़े रईस थे। उनका जश्न भी छोटा मोटा ना होगा। बड़े बड़े अमीर उमरा भी आएंगे, क्योंकि यह दिन शेख चिल्ली की वजह से देखना नसीब हुआ है। इसलिए हाफिज़ साहब उनको सभी से मिलाएंगे। ऐसी सूरत में वहाँ फटेहाल पहुँचना क्यों कर मुनासिब होगा। शेख चिल्ली को खुदा पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्या सोचकर उसने उन्हें इस हालत में छोड़ रखा है। मगर वक्त गुस्से का नहीं, कुछ तरकीब भिड़ाने का था। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले उसने उन्हें इस हालात में छोड़ रखा था। मगर वक्त गुस्से का नहीं, कुछ तरकीब भिड़ाने का था। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले शेख चिल्ली ने उसे नवाब के गुस्से से निजात दिलाई थी। बोले, एक काम के लिए आया हूँ, मना मत करना। धोबी ने शेख चिल्ली के मांगने पर जान तक देने की बात कही तो शेख चिल्ली ने सारी उलझन उसे बताकर अपने और बेगम के लिए कुछ कपड़े मांगे। बोले, नार रोल से लौटते ही वापस कर दूंगा। धोबी इस अनोखी मांग से कुछ घबराया तो, मगर वादा कर चुका था। जी कड़ा करके शेख चिल्ली के मनपसंद कपड़े उसे दे दिए। बोला, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। शेख चिल्ली उन्हें ले घर लौटे। बेगम ने देखे तो बड़ी खुश हुई। फिर बोली, कपड़े तो मिल गए, मगर जूतियाँ का क्या करोगे? नार रोल पैदल तो जाएंगे नहीं, सवारी का क्या होगा? शेख चिल्ली पहुँचे मोची के यहाँ। बोले, 2 जोड़ी जूतियाँ चाहिए, एक मेरे लिए, एक बेगम के लिए। मोची ने तरह तरह की जूतियाँ दिखाई। शेख चिल्ली ने सबसे कीमती जूतियाँ पसंद कर लीं। बोले, इन्हें बेगम को और दिखा लाऊं, तब खरीदूंगा। मोची मान गया। शेख चिल्ली जूतियाँ ले घर सटक गए। अब सवाल रहा सवारी का। सबसे अच्छी घोड़ा गाड़ी इज्जर के बनी घनश्याम के पास थी। वह उसे किराए पर भी चलाता था।
شیخ چلی اس کے پاس پہنچے، بولے مجھے نواب صاحب کے کام سے نارنول جانا ہے۔ نواب صاحب کی بگی کا ایک گھوڑا بیمار ہے، جو اپنی گھوڑا گاڑی دے دو، کرایہ نواب صاحب سے دلا دوں گا۔ اچھا۔ کرایہ ملنے کے لالچ میں گھنشیام نے بنا ہیل حجت کے اپنی گھوڑا گاڑی ان کے حوالے کر دی اور شیخ چلی بیگم کو لے نارول روانہ ہو گئے۔ نارول اس وقت ریاست اجھر ہی کا ایک قصبہ تھا۔ شاہی ٹھاٹ باٹ سے شیخ چلی مائے بیگم وہاں پہنچے۔ ہلچل مچ گئی۔ شیخ چلی مائے بیگم وہاں پہنچے تو ہلچل مچ گئی۔ وہ جشن سے ایک دن پہلے پہنچے تھے، اس لیے پہلے مہمان تھے۔ بڑی آو بھگت ہوئی۔ پورے قصبے میں شیخ چلی کی امیری کے چرچے گونجنے لگے۔ انہیں ہر موقع پر جعفرانی تمباکو والا حقہ پیش کیا جانے لگا۔ شیخ چلی یوں حقہ بہت پہلے چھوڑ چکے تھے، مگر یہاں مفت کا جو حقہ ملا تو کش پر کش لگانے لگے، جیسے ٹھیٹھ نوابی خاندان کے ہوں۔ مگر ان جشن کے موقع پر سارا گڈ گوبر ہو گیا۔